हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छावड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। और अपन ने चैप्टर 3 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको शुरू कर दिया था। उसमें अपन ने करंट के बारे में देख लिया था। करंट का जो फॉर्मूला बना था, मैं फॉर्मूला यदि अलग से लिखना चाहूँ तो अपने पास में करंट का जो फॉर्मूला बना था आई, वो फॉर्मूला एक तो आया था कौन सा, डी क्यू बाई डी टी, और एक क्यू का फॉर्मूला आया था इंटीग्रेशन आई डी टी। ठीक है, दो फॉर्मूला तो अपने पास ये आए थे करंट के लिए। फिर अपन ने पढ़ा था करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला बना था वो आया था I इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, यानी कि जे जो होता था वो फॉर्मूला क्या होता था I अपॉन ए, और एरिया कौन सा, परपेंडिकुलर टू द करंट। ठीक है, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता था, एरिया। ठीक है, और क्या आया था अपने पास में, एक फॉर्मूला आया था V इक्वल्स टू आर आई ओम्स लॉ, एक आया था R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, और उसके बाद में अपने पास में क्या फॉर्मूला आए थे, उसके पास में अपने पास में एक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आया था, एक कंडक्टेंस का फॉर्मूला आया था। कंडक्टेंस जो होता था वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता था, और कंडक्टिविटी जो होता था वो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता था। ठीक है, ये फॉर्मूले अपन ने इतने देख लिए थे। अब नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, उसके बाद में मैकेनिज्म देखेंगे। तो अब फॉर्मूले ही फॉर्मूलों की भरमार आने वाली है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं। तो फॉर्मूले बने कैसे हैं वो बता देता हूँ, बाकी फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं, उसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, कई बार क्वेश्चन ही आ जाता है कि विच वन फॉर्मूला या विच वन इक्वेशन रिप्रेजेंट द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, जैसे अपन वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ देखते हैं वैसे ही अपने पास में आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ तो सीधा सीधा अपने पास फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू आर आई। ठीक है, लेकिन इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बनती है वो चीज़ अपन को देखनी है। ठीक है, तो इक्वेशन फॉर्मूला क्या बनेगा वो चीज़ समझना। उसको समझने से पहले एक चीज़ और समझो, जैसे मान लो मेरे पास में ये कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, समझना इस चीज़ को, वैसे अपने पढ़ रखा है, केवल रिवाइज करवा रहा हूँ। ये कंडक्टिंग वायर है, इसके दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। इसकी लेंथ जो है वो मैंने मान ली L है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने मान लिया E है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ E इक्वल्स टू V बाई एल, हो सकता है ये पता है मैंने E इक्वल्स टू V बाई डी, सेकेंड चैप्टर में फॉर्मूला मैंने बोला था। ये फॉर्मूला आगे भी अपन 3rd चैप्टर में काम में लेंगे, तो यहाँ काम में आ गया। E इक्वल्स टू V अपॉन एल, लेंथ L लिए तो L हो जाएगा, D लिए तो D हो जाएगा, X लिए तो X हो जाएगा, वो जो भी हो जाएगा। V तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और नीचे वो लेंथ आती है जिन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिया गया। ये फॉर्मूला पहले ही मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्या बोलता है। तो E इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है V बाई एल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जो V का निकल के आता है वो तो क्या निकल के आता है, E इंटू एल होता है। और एक ओम्स लॉ अपने पास में फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, इन दोनों को यदि मैं इक्वल कर दूं तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं ई एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई आर। और R जो होता है, देखो फॉर्मूले काम में लेने हैं। R का फॉर्मूला क्या था, रो एल अपॉन ए था, तो R की जगह अपन बोलेंगे रो एल अपॉन ए। L से तो L कैंसिल, तो यहाँ से E इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो L से तो L कैंसिल, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रो I अपॉन ए, हो सकता है भी L से तो L कैंसिल, रो इधर आ गया, और I अपॉन ए। I अपॉन ए क्या होता है, I अपॉन ए होता है J होता है। तो यहाँ से अपन बोल देंगे E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, J रो। ठीक है, फिर यहाँ से यदि मैं रो को नीचे ले जाऊँ तो J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E अपॉन रो, और 1 अपॉन रो किसके इक्वल है, 1 अपॉन रो सिग्मा के इक्वल है। तो यहाँ से J जो होगा वो J किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा E, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो J वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा E वेक्टर। ये जो फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला अपने पास में आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। J वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा E वेक्टर। J की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। J की डायरेक्शन कौन सी होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, और करंट की जो डायरेक्शन होती है वही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ऐसे जा रहा है तो करंट भी तो ऐसे ही जाती है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो करंट भी ऐसे ही जाती है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो चलते हैं, तो इसका मतलब करंट भी ऐसे ही जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, तो J वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा E वेक्टर जो होता है उसको अपन बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ से J तो होता है करंट डेंसिटी, सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और E जो होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
तो ये अपने पास में एक फॉर्मूला आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब इसमें ऑप्शन में तुम्हें क्या मिल जाएगा, जैसे सिग्मा इक्वल्स टू जेई, एक ऑप्शन मिल गया। एक ऑप्शन जैसे मान लो तुम्हें दे दिया सिग्मा इक्वल्स टू जेई, एक दे दिया मान लो जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, एक दे दिया मान लो ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन जे, ठीक है, और एक दे दिया मान लो सिग्मा इक्वल्स टू जे अपॉन ई, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो इनमें से करेक्ट कौन सा है, करेक्ट जो है एक तो ये करेक्ट है और एक ये वाला भी करेक्ट है, ठीक है। तो दो फॉर्मूले यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो जो होता है वो किस तरह से होता है, वो चीज़ अपन को देखनी है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है उसको देखते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, किसी भी वायर में अपन बोलते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे फ्लो करते हैं, रैंडमली इधर उधर मोशन करते रहते हैं, यही अपन देख चुके हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली जब इधर उधर मोशन करते रहते हैं तो वो एक दूसरे से कोलिजन भी करते रहते हैं, और नेट जो फ्लो होता है वो क्या होता है, जीरो, ठीक है। जब तक अपन ने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है वायर के अक्रॉस या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, तब तक उस वायर में जो करंट फ्लो होती है या नेट चार्ज का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ये चीज़ अपन पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स है वो याद रखनी है, क्या है वो चीज़ समझना। जैसे एक्चुअल में क्या होता है पहले अपन देख लेते हैं वायर के अंदर होता क्या है। जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इस वायर में क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो रैंडमली क्या कर रहे हैं, इधर उधर मोशन कर रहे हैं, ऐसे ही तो होता है, ठीक है। अभी तक अपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, ठीक है। कुछ टर्म्स है वो पहले टर्म समझा देता हूँ, उसके बाद सीधा पढ़ेंगे। टर्म ये आती है, फर्स्ट टर्म जो होती है उसको अपन बोलते हैं मीन फ्री पाथ, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा बार से, ठीक है। मीन फ्री पाथ क्या होता है, एक अपने पास में आता है मीन रिलैक्सेशन टाइम, इसको डिनोट करते हैं टो से, ठीक है। और एक अपने पास में आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी को अपन आगे निकालते हैं, इसको डिनोट करते हैं वीटी से। अब मीन फ्री पाथ, मीन रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सब क्या चीज़ें हैं वो चीज़ समझना। अपन को पता है कि इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडमली इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसे ऐसे भाग रहे हैं इधर उधर, ठीक है। ये भागते हुए इधर गया इससे टकराया, फिर इधर आया इससे टकराया, फिर इधर गया इससे टकराया, फिर हो सकता है इधर आया इससे टकराया, फिर हो सकता है इधर गया हो इससे टकराया, फिर इधर कोई गया हो इससे टकरा गया हो, फिर इधर गया हो इससे टकराया, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट कोलिजन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी ये वाली, इसको बोलते हैं फ्री पाथ, फर्स्ट फ्री पाथ। सेकंड कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी उसको बोलते हैं सेकंड फ्री पाथ, थर्ड फ्री पाथ, फोर्थ फ्री पाथ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट। ये जितने भी फ्री पाथ हुए हैं इनका यदि मैं एवरेज ले लूं तो उस एवरेज को या मीन को बोला जाता है मीन फ्री पाथ। समझ में आ रही थी? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में पार्टिकल ने या इलेक्ट्रॉन ने जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसको अपन नाम देते हैं फ्री पाथ, ठीक है, या मीन फ्री पाथ। भाई इसमें ज़्यादा करी, इसमें थोड़ी ज़्यादा करी, इसमें कम करी, इसमें कम करी, इसमें और कम करी, इसमें और कम करी, तो एवरेज क्या आएगा? सबका एवरेज ले लो। मैं बोल दूंगा दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो कितनी हुई है, सबका एवरेज ले लो, जोड़ के एवरेज ले लो, वही क्या हो जाएगा अपना मीन फ्री पाथ। तो डेफिनेशन फिर से सुनना, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। दो सक्सेसिव, दो लगातार कोलिजन के बीच में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है उस डिस्टेंस को ही नाम क्या देते हैं? मीन फ्री पाथ। आता है फिर मीन रिलैक्सेशन टाइम। मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? मान लो इस इलेक्ट्रॉन ने कोलिजन किया, इसने टाइम लिया टो 1 ले लिया। ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये इसने इससे जाके टकराया होगा, इसने टाइम लिया टो 2। कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन था, वो किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन से जाके टकराया, उसने टाइम लिया टो 3, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन ने दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसमें जो टाइम लिया है वो है टो 1, उनको नाम देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन क्यों? क्योंकि उस टाइम के बीच में रिलैक्स हो रखा है, उसने कोई कोलिजन नहीं किया। तो यहाँ इसने कोलिजन किया तो इस बीच में रिलैक्सेशन था, कोई कोलिजन नहीं किया, तो ये एक टाइम हो गया जिसको अपने नाम दे दिया रिलैक्सेशन टाइम।
ऐसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, सेकंड का रिलैक्सेशन टाइम, थर्ड का रिलैक्सेशन टाइम, ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब का यदि रिलैक्सेशन टाइम का मैं एवरेज ले लूँगा तो वो एवरेज ही क्या हो जाएगा, मीन रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि एक तो मीन फ्री पाथ जो है वो तो क्या आया है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 अपॉन n, ये तो मीन फ्री पाथ आया है। और रिलैक्सेशन टाइम कितना आया है, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डिवाइड बाई n। ठीक है, ये अपने पास में रिलैक्सेशन टाइम या मीन रिलैक्सेशन टाइम आया है कि जितने भी रिलैक्सेशन टाइम हुए हैं उनका एवरेज जो होगा वो एवरेज ही क्या हो जाएगा, मीन रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास में आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है वो चीज़ समझना। अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ कि अभी तक मैंने समझाने के लिए बनाई थी सारी चीज़ें। अब समझो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज़ है। ठीक है, असली चीज़ अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अपन को बस यही चीज़ इसी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास में क्या आएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरे पास में वायर था, समझना अच्छी चीज़ है, अच्छा टॉपिक है। ये वायर था, इस वायर में अब मैं इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अरेंज बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए चीज़ें, बाकी होते वैसे रैंडमली अरेंज है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, थे इलेक्ट्रॉन अच्छे भले घूम रहे थे इधर उधर। ठीक है, रैंडम मोशन कर रहे थे, कभी उससे भिड़ रहे, कभी उससे भिड़ रहे, कभी इससे भिड़ रहे। कुछ कोलिजन अच्छे हो रहे थे, कुछ कोलिजन बुरे हो रहे थे। अच्छे कोलिजन कौन से होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से टकराएं, और बुरे कोलिजन कौन से होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए। ठीक है, तो कई हो गए, दिमाग चल गए यहाँ पे। अच्छे कोलिजन भी होंगे, बुरे कोलिजन भी होंगे। तो अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो था, जब मैंने कोई एक्सटर्नल अभी तक कुछ नहीं लगाया, अभी तक ये वायर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, कोई पोटेंशियल नहीं लगाया, कोई बैटरी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से चल रहा था वो मान लो u1 से चल रहा था, सेकंड जिससे चल रहा था वो मान लो u2 से चल रहा था, थर्ड जिससे चल रहा था वो मान लो u3 से चल रहा था। ऐसे ही फोर्थ चल रहा होगा मान लो u4 से, u5 से, u6 से, u7 से, u8 से, u9 से, सब रैंडम मोशन हो रहे हैं। इन सारी वेलोसिटीज का यदि मैं एवरेज ले लूं तो सोचो कितना आएगा। यदि जितनी भी इनिशियल वेलोसिटी है, सब इनिशियल वेलोसिटी तो है कि ये इनिशियल वेलोसिटी से उधर उधर भाग रहे हैं, तो इनका यदि मैं एवरेज ले लूँ तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि अपन ने बोला था एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, जब वायर ऐसे रखा हुआ है तो एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्जेस का जो नेट फ्लो होता है पर सेकेंड वो कितना होता है, 0। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स उधर जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, तो नेट फ्लो कितना हो गया, 0। तो ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि जितनी वेलोसिटी इधर की तरफ है उतनी ही वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की इधर की तरफ है, इसलिए नेट कितना हो गया, 0। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से कि जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी, उस एवरेज वेलोसिटी को यदि मैं बात करूँ u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस डैश 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 डिवाइड बाई n इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, 0। ये चीज़ समझ में आती है या नहीं आती कि जितनी भी इनिशियल वेलोसिटीज थी भी रैंडम मोशन हो रहा है, अपने कोई अभी तक फील्ड नहीं लगाया, कुछ उधर भाग रहा है कुछ इधर भाग रहा है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन उधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, दोनों का मिला के एवरेज कितना हुआ, 0। ठीक है, इधर वाली पॉजिटिव वेलोसिटी है तो इधर वाली नेगेटिव वेलोसिटी है, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब मान लो अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको यहाँ पे कोई फील्ड लगा दिया फील्ड। ठीक है, मान लो ऐसा कोई फील्ड लगा दिया अपन इस तरह से, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है, V पोटेंशियल का लगा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे कि इधर आएंगे। चलो मैं फील्ड को थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, समझ में आ जाएगी चीज़। इधर की तरफ तो मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, और इधर की तरफ क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उधर दिखा दिया। ठीक है, तो ये वाला एंड तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और ये वाला एंड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब एक ही डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे। ठीक है, तो जब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं तो अब इन इलेक्ट्रॉन की मान लो वेलोसिटी जो होगी, उस वेलोसिटी को नाम क्या देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम देते हैं। समझ में आ रही चीज, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वेलोसिटी होगी, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने लगा दिया, उस टाइम पर यदि उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो कौन सी वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब नहीं लगाया तब तो कौन सी थी, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको अपन नॉर्मल थर्मल वेलोसिटी नाम देते हैं। तो पहले तो टेम्परेचर भी इनिशियल, जैसे वायर यहाँ रखा हुआ है
ठीक है, अभी कुछ नहीं लगा रखा, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं वो क्यों भाग पा रहे हैं? क्योंकि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो उसको एनर्जी दे रहे हैं, जिसको अपन थर्मल एनर्जी नाम देते हैं। तो इनिशियली तो इसके बाद कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी। तो वेलोसिटी कौन सी है? थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, फिर मैंने इन दोनों एंड्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, यानी कि बैटरी लगा दी, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगे। तो अब उन इलेक्ट्रॉनों की जो वेलोसिटी होगी उसको नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जितने भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd1, सेकंड की Vd2, थर्ड की Vd3, फोर्थ की Vd4, ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की यदि मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज ले लूंगा तो वो एवरेज अपन नाम देते हैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यदि मैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना चाहूँ, अब समझना इस चीज को। अब इस डायग्राम का अपना काम हो गया इतना ही, अब डायग्राम अपने कोई काम का नहीं है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की यदि मैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लूँ तो वो अपनी हो जाएगी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से यदि मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा वो मेरे पास में आएगा Vd1 प्लस Vd2 प्लस Vd3 डिवाइड बाई n। ठीक है, ये जो मेरे पास में फॉर्मूला आएगा इसको अपन नाम देंगे एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? ये टर्म्स थी जो अपन को समझनी थी। ठीक है, फिर से देख लो। एक तो था मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ तो क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलिजन करने से बीच में कुछ डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है जिसको अपन फ्री पाथ नाम देते हैं, और जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उन सबका एवरेज यदि मैं ले लूँगा तो एवरेज हो जाता है मीन फ्री पाथ। ठीक है, ऐसे ही आता है मीन रिलैक्सेशन टाइम, कि दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन जो है रिलैक्स रहता है, यानी कि कोई कोलिजन नहीं करता है। तो जितने भी कोलिजन हुए उनके बीच में कुछ कुछ टाइम लगा है, तो उन कुछ कुछ टाइम का यदि मैं एवरेज ले लूँगा तो वो एवरेज क्या हो जाएगा? मीन रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो इट इज़ द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, फिर आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले एक चीज़ और आती है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बिफोर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। ठीक है, तो रैंडम मोशन में रहेंगे, देन नेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0। ठीक है, क्योंकि रैंडम मोशन में है, कुछ उधर जा रहे हैं कुछ इधर आ रहे हैं, तो नेट जो निकालेंगे एवरेज जो निकालेंगे वो कितना आएगा? 0 आएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी हो जाएगी उस वेलोसिटी को अपन नाम क्या देंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये अपने पास में कुछ चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इसकी डेरिवेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जो अपने फॉर्मूले बनने वाले हैं उन फॉर्मूलों को और आगे बढ़ाते हैं। ये फॉर्मूले नहीं है तो अपन काम में लेंगे। अब देखो, यदि मैं Vd1 की बात करूँ, Vd1 कब वेलोसिटी है? आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने पास एक इक्वेशन होती है, यदि याद हो, इक्वेशन कौन सी? V = U + AT होती है कैसी कोई इक्वेशन? V = U + AT, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। V = U + AT। ठीक है, तो V तो क्या है? फाइनल वेलोसिटी, U होती है इनिशियल वेलोसिटी, A होता है एक्सेलरेशन और T होता है टाइम। ठीक है, यदि मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी की बात करूंगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? U1। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना था? मान लो A। ठीक है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को टाइम कितना लग रहा था? τ1। लिख सकते हैं ऐसे, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ऐसे यदि मैं Vd2 की बात करूंगा तो Vd2 क्या हो जाएगा? U2 वेक्टर प्लस A वेक्टर τ2। ऐसे ही अपन n तक करते जाएंगे, तो n तक करेंगे तो यहाँ से अपने पास में आएगा Vdn = Un प्लस A वेक्टर τn हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज यदि मैं इसमें पुट कर दूँ Vd1, Vd2, Vd3 इन सब में, तो Vd क्या हो जाएगा वो चीज़ समझना। तो Vd जो मेरे पास में निकल के आएगा, Vd1, Vd2, Vd3, Vd4 इस तरह से अपन बोलेंगे। तो Vd1 तो क्या है? U1 प्लस A वेक्टर τ1 प्लस Vd2 क्या है? U2 प्लस A वेक्टर τ2 प्लस ऐसे ही Un प्लस A वेक्टर τn डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय n हो जाएगा इस तरह से। और आगे देखो, अब इसको मैं देखो कैसे तोड़ सकता हूँ। तोड़ मैं कैसे सकता हूँ चीज़ समझना। Vd वेक्टर इक्वल टू, इसको मैं यूँ बोल सकता हूँ U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस
यू एन वेक्टर प्लस डिवाइड बाई एन प्लस ए वेक्टर टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो एन डिवाइड बाई एन। हो सकता है कैसे? u1 u2 u3 un ये सबको अलग निकाल के डिवाइड बाई एन, एलसीएम ले लो तो एन आएगा और वापस ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ऐसा क्यों लिखा गया? ये तो है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 प्लस एन अपॉन इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से क्या आया vd इक्वल टू 0 प्लस ए टो बार टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 प्लस टो 1 अपॉन एन क्या है टो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि vd किसके इक्वल आया है a वेक्टर टो। हो जाएगा। एक फॉर्मूला तो यहाँ से आ गया। अब और देखो इस फॉर्मूला को और आगे बढ़ाते हैं। ए क्या चीज़ है? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जैसे इसको समझना, जैसे मान लो ये अपने पास में वायर था और मैंने यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया होगा इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगा है? इधर की तरफ फोर्स लगा है। कितना लगा है? यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है अंदर तो फोर्स कितना लगेगा? ई इंटू ई, ऐसा ही तो लगेगा। और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इतना लग रहा है और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मैं बोल दूंगा मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ई इंटू ई। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? ई अपॉन एम। ये अपने पास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा, पहले भी अपन निकाल चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो वी वेक्टर जो आएगा वो आ जाएगा मेरे पास में ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टू। हो जाएगा। ए की जगह मैंने क्या बोल दिया? ई अपॉन एम इंटू टू। ठीक है। अब देखो क्या वीडी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन जो चार्ज है वो चार्ज कैसा है? एक्सेलरेशन कैसे है? अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ठीक है। और वेलोसिटी इधर की तरफ है। ठीक है। यानी कि वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, वीडी और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक माइनस का सिंबल और आ जाएगा। ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनता है vd इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टो, माइनस वो बता रहा है, माइनस वाला कोई ज़्यादा चक्कर नहीं है। माइनस बस इतना ध्यान रखना है कि vd और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस का सिंबल आ गया। यदि सेम डायरेक्शन में होता तो प्लस में आ जाता। ठीक है। फिर यहाँ से अपन इस फॉर्मूले को यदि मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या होगा? ई अपॉन एम इंटू टू। ठीक है। अपन को मैग्नीट्यूड फॉर्म ही काम में लेनी है आगे। तो vd इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में ई अपॉन एम इंटू टू। ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये आता है। फिर एक फॉर्मूला अपने पास ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई इक्वल टू वी अपॉन एन होता है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला है और ई की जगह मैं वी अपॉन एल पुट कर दूंगा तो vd का फॉर्मूला और आ जाएगा ई वी अपॉन एम एल इंटू टू। ठीक है। एक फॉर्मूला मेरे पास ये और आ जाएगा vd इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल इंटू टू। ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। डेरिवेशन करने का तरीका मैंने बता दिया किस तरह से करना है। डेरिवेशन हालांकि इतनी कोई खास नहीं है, बस डेरिवेशन में तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, फिर ये इक्वेशंस ध्यान रखनी है, फर्स्ट इक्वेशन फिर ऐड करना है और ये सब करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है। तो मेन फॉर्मूला अपने पास में ये आया है vd का ई अपॉन एम इंटू टो या ई वी अपॉन एम एल इंटू टो। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है और ये पोटेंशियल की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में काम में लेना है तो ये वाला काम में लेंगे, पोटेंशियल की फॉर्मेट में काम में लेना है तो ये वाला फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। ठीक है। तो ये अपने पास में आता है मैकेनिज्म ऑफ, ये जो अपना टॉपिक था, टॉपिक लिखना अपन भूल गए, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। ठीक है। किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट के फ्लो होने की जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से काम करती है, वो चीज़ अपन को देखनी थी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला आ गया ई अपॉन एम इंटू टू। ठीक है। अब एक चीज़ समझना, यदि मैं वायर का एरिया बढ़ा दूं, ठीक है, जैसे मान लो वायर अपना ऐसे नहीं हो गया, ऐसे है इस तरह से, ठीक है, ऐसे, तो वायर का यदि एरिया बढ़ा दिया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? देखो फॉर्मूला समझना, ई कांस्टेंट, ठीक है, वी कांस्टेंट, ठीक है, वी जो अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, एरिया बढ़ाने पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो तो उतना ही रहना है, जितनी बैटरी लगाएंगे उतना ही आएगा। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एल इसकी लेंथ कांस्टेंट, टो रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि एरिया को चेंज करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता। बहुत बार इक्वेशन आया हुआ है कि एरिया इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट आने वाला है।
ना तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे इफेक्ट आता है ना करंट पे इफेक्ट आता है। करंट पे कैसे नहीं आता वो अपन आगे देख लेंगे। फिलहाल अपन को ये चीज़ पता चल गई कि एरिया को चेंज करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। क्लियर? तो ये अपने पास में मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर कि नेक्स्ट अपने पास में जो टॉपिक है वो आता है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फिर उससे अपने पास में और फॉर्मूले बनेंगे, क्योंकि मैंने बोला था जब स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि फॉर्मूले आने वाले हैं फिलहाल आज के लेक्चर में। तो फॉर्मूले झेलते रहो, कैच करते रहो, मैं फेंकता जा रहा हूँ और संभालो इन चीज़ों को। खूब फॉर्मूले आएंगे अभी तो कुछ आया ही नहीं है, ये मान लो आज ही के दिन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कल और बताऊँगा, कल तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आज जो है वो फॉर्मूले आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एक जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी जैसे अभी 2 फॉर्मूले तो आ चुके हैं अपने पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। ठीक है, और आएंगे अभी, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले और निकल के आएंगे अभी तो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा झेलने की कोशिश करो, आज के दिन फॉर्मूले खूब आएंगे, खूब। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे क्या होगा? वही होगा जो खुदा मंजूर खुदा होगा। चलो अब देखो, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है? नेक्स्ट अपने पास में एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि वीडी एंड करंट। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में अपन को रिलेशन बताना है। ठीक है, अब समझो इस चीज को। हाँ, तो अपना टॉपिक था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। किसी भी वायर में जब करंट फ्लो हो रही होती है तो वो कौन सी वेलोसिटी से फ्लो होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो अपन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन जो है वो निकाल के देना है। ठीक है, अब समझो इस चीज को। अच्छा टॉपिक है ये भी, कई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में कई बार आ चुकी है और इससे बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट होंगे। मेन चीज अपने फॉर्मूले हैं, समझना इस चीज को। जैसे मान लो मेरे पास में ये वायर है, ठीक है, ये अपन ने वायर मान लिया। इस वायर को मैंने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल हुआ कितना हुआ? V। तो वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ दोनों एंड्स के बीच में कितना हो गया? V हो गया। और उसके कारण अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा वो कितना बना होगा? मान लो E बनाए। जैसे ही अपन ये इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मान लो पोटेंशियल लगाएंगे या पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से चलना शुरू होते हैं वो कौन सी वेलोसिटी होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जानते हैं अपन। वायर की लेंथ यदि मैं L मान लूँ तो जो E है वो किसके इक्वल होगा? वायर की लेंथ यदि L है तो E जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? V/L। ये फॉर्मूला तो अपन पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, अब इस पूरे वायर के जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस वायर का वो मैंने मान लिया A है, वायर की लेंथ L है। इस वायर के, अब समझना इसको, इस वायर के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो N है। यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो N है। तो मैं ये बोल सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में कितने हो गए? स्मॉल n। इस वायर का टोटल वॉल्यूम कितना, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर यदि अपन बात करें तो वायर का टोटल वॉल्यूम कितना है? यदि अपन टोटल वॉल्यूम की बात करें, पहले तो टोटल वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं। वायर का टोटल वॉल्यूम कितना होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ होगा A इंटू L। तो यूनिट वॉल्यूम में इतने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो AL वॉल्यूम में कितने होंगे? यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? NaL हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा? यानी कि मुझे टोटल चार्ज यदि वायर के अंदर पता करना है तो मैं कितना बोल दूंगा? NaL इंटू E हो जाएगा। NaL तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? NaLE। इतना चार्ज इसके पास में आ गया। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में यदि T टाइम लगता है तो यहां से यहां तक आने में यदि T टाइम लगता है और वेलोसिटी कितनी है इसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? Vd। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होगा।
तो मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो सकता है। तो डिस्टेंस की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, वेलोसिटी इनटू टाइम, या फिर इसको दूसरे तरीके भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे यदि मैं टाइम, इसमें दोनों तरफ यदि मैं टाइम से डिवाइड कर दूँ तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा Q अपॉन टी इक्वल टू, देखना, एन ए ई एल अपॉन टी, एन ए ई एल अपॉन टी हो जाएगा। Q अपॉन टी क्या होता है, करंट I, तो ये तो होता है I, और एन ए ई ऐसे कैसे, और एल अपॉन टी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, तो ये हो जाएगा एन ई ए वी डी। ये जो फॉर्मूला आता है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन बनता है I इक्वल टू एन ई ए वी डी, क्लियर। अब देखो ये तो नॉर्मल रिलेशन था, इसमें कोई ज़्यादा कोई खास चीज़ नहीं थी। अपन ने क्या किया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम कितना है n, तो एल वॉल्यूम में कितना होगा NaL, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है तो NaL इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा NaLe, ऊपर नीचे दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया, टाइम से डिवाइड किया तो Q चार्ज अपॉन टाइम होता है करंट, और डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है वेलोसिटी, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब देखो इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ाया जाएगा। अब मेन फॉर्मूले अब निकल के आएंगे, क्या क्या वो चीज़ समझना। यदि मैं इस A को नीचे ले आऊँ तो I अपॉन ए किसके इक्वल हो जाएगा, एन ई वी डी हो जाएगा। I अपॉन ए किसके इक्वल होता है, J, तो I अपॉन ए तो होता है J एन ई, और वी डी किसके इक्वल था, वी डी का फॉर्मूला अपन जनरेट किया था। वी डी का फॉर्मूला यदि याद हो तो वी डी का फॉर्मूला अपने पास में क्या आया था, ई अपॉन एम इंटू टू आया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो वी डी की जगह अपन बोलेंगे ई अपॉन एम इंटू टू हो जाएगा। इसको आगे सोल्व कर लो, आगे सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम इंटू टू। ये जो फॉर्मूला बनता है ये किसका बन गया, ये फॉर्मूला अपना बन गया करंट डेंसिटी का। समझ में आ रही चीज़, ये तो करंट डेंसिटी का हो गया और ये किसका हो गया, करंट का हो गया। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम इंटू टू बन गया। और देखो और आगे बढ़ाते हैं फॉर्मूले को। एक फॉर्मूला अपन ने डराइव किया था J इक्वल टू सिग्मा ई किया था, और वेक्टर फॉर्म ऑफ फॉर्म्स लो J इक्वल टू सिग्मा ई। तो इस J की वैल्यू को यदि मैं यहाँ पुट करूँगा तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी सिग्मा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर कैपिटल E अपॉन एम इंटू टू हो जाएगा। E से E कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टू, ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टू। ये जो फॉर्मूला बनता है ये किसका फॉर्मूला है, सिग्मा क्या है, सिग्मा अपनी क्या है, कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या चीज़ है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी करंट का फॉर्मूला ये, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ये, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये। कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता था, रजिस्टिविटी, याद है। कंडक्टिविटी का जो उल्टा होता था रो, वो होता था 1 बाई सिग्मा, सिग्मा होता था 1 बाई रो। इसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा m अपॉन एन ई स्क्वायर टू। ये जो फॉर्मूला बनता है ये फॉर्मूला किसका बन गया, अपना रजिस्टिविटी का। ये फॉर्मूला किसका बना है, रजिस्टिविटी का। तो बहुत सारे, मैंने बोला था बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं। क्या क्या फॉर्मूले आए हैं, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, J इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम इंटू टू, और सिग्मा इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टू, और रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टू। ठीक है, कौन सी चीज़ क्या है वो सब पता होनी चाहिए। एन यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टू रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली इसके अंदर। ये तो अपने पास में आ गया क्या, ये फॉर्मूले आ गए बहुत सारे। अब एक चीज़ और इसके अंदर आती है, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को प्रूफ किया जाता है, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले अपने काम में आएंगे, इसलिए इसको मिटा नहीं रहा। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो आता है अपने पास में प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ को प्रूव करवाया जाता है, कई बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, डेरिवेशन पूछी जाती है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, कैसे होगा वो चीज़ समझना। एक तो मेरे पास में जो VD का फॉर्मूला आया है, VD का फॉर्मूला यहाँ से क्या आया है, I अपॉन एन ई आया है। VD का फॉर्मूला I अपॉन एन ई। एक VD का फॉर्मूला क्या आया है, EV अपॉन ML इंटू टू, आया है कि नहीं आया।
ई अपॉन एम इंटू टो की जगह अपन क्या बोल सकते थे, ई वी अपॉन एम एल इंटू टो। आया था फॉर्मूला। देखो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले ही घूम फिर के अपन काम में ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे। अब देखो इस v को एक तरफ ले आओ, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। v को मैंने एक तरफ ले लिया, एम एल ठीक है, आई एम एल आई तो ऊपर चला गया, नीचे क्या क्या रहा, एन ऐसे कैसे, ई और ई मिलके क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, ए ऐसे कैसे, और साथ में क्या आ गया, टो हो गया। v इक्वल टू क्या आ गया फिर से देख लो, एम एल आई ई वी इधर आएगा तो एन ई स्क्वायर ए टो ठीक है, v इधर रह गया। अब देखो इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, कैसे, मैं ऐसे कर रहा हूँ रीअरेंज, v इक्वल टू आई ठीक है, और मैंने यहाँ पे बोला i को तो बाहर निकाल लिया, और मैंने बोला यहाँ पे m अपॉन एन ई स्क्वायर टो एल अपॉन ए। कर सकता हूँ कैसे, m अपॉन एन ई स्क्वायर टो ठीक है, ऊपर तो i को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा l, ये l ये रहा, एम एल ठीक है, एन ई स्क्वायर ए टो कर सकते हैं ऐसे। m अपॉन एन ई स्क्वायर टो क्या होता है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टो क्या होता है, रो। तो v इक्वल टू क्या हो गया, i रो एल अपॉन ए, और रो एल अपॉन ए क्या होता है, r होता है। तो v इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन गया, r i, यही क्या होता था अपना, ओम्स लॉ होता था। तो प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ यदि अपन बात करें तो ओम्स लॉ को अपन इस तरह से यहाँ पे प्रूव किया जा सकता है। तो ओम्स लॉ को प्रूव करवाया गया तो अपन ने वीडी का फॉर्मूला काम में लिया। देखो प्रूव है ठीक है, फॉर्मूले अपन वही काम में ले रहे हैं। मेन जो अपने फॉर्मूले वो कौन कौन से हैं, वो अपने पास में एक तो ये आया है आई इक्वल टू एन ई वी डी, एक जे का फॉर्मूला आया है एन ई स्क्वायर ई अपॉन टो, एक अपने पास में सिग्मा का फॉर्मूला आया है एन ई स्क्वायर एम अपॉन एम इंटू टो, और एक अपने पास रो का फॉर्मूला आया है एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो, और वी इक्वल टू आर आई तो नॉर्मल अपना ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता ही है। तो फॉर्मूलों को ही अपन ने आगे पीछे किया है और कुछ नहीं किया, और ओम्स लॉ को प्रूव किया है। एक तो मैंने यहाँ से वी डी का फॉर्मूला निकाला आई अपॉन एन ई ए, तो वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, और एक अपन ने वी डी की पिछली डेरिवेशन करी थी, वी डी इक्वल टू आया था ई अपॉन एम इंटू टो या ई वी अपॉन एम एल इंटू टो। ई की जगह क्या बोल सकते हैं, वी बाई एल, तो ये हो जाएगा ई वी अपॉन एम एल इंटू टो, तो ये हो गया ई वी अपॉन एम एल इंटू टो। इन दोनों का आपस में इक्वल किया, v को एक तरफ रखा, बाकी सबको एक तरफ ले आया, उसके बाद में रीअरेंज किया और सीधा फॉर्मूला लगाया ठीक है। इसको अपन बोलते हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक तो रिलेशन कंप्लीट हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में, आई इक्वल टू, यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन पूछा गया तो यहाँ तक करना है ठीक है, और कुछ नहीं करना। बाकी ये डेरिवेशन कम पूछी जाती है, कई बार पूछ लिया जाता है कि सिग्मा और टो में रिलेशन डराइव करो, तो फिर अपन को यहाँ तक भी करना है ठीक है। रो और टो के बीच में रिलेशन डराइव करो तो फिर यहाँ तक करना है। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ पूछा जाता है तो केवल इतना ही करना है ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और देखते हैं अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, न्यूमेरिकल्स लेते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या क्या है वो चीज़ और देखते हैं इसके अंदर। चलिए, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, सच्चा है, प्यारा है। क्वेश्चन सुनना, करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, एक कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है ऐसे ठीक है। यहाँ कोई बैटरी लगा रखी होगी इस तरह से अपन ने ठीक है, जैसे मैं ये मान लो, जैसे मान लो यहाँ से अपने बैटरी लगा रखी है इस तरह से ठीक है, यहाँ बैटरी लगा रखी है और इसको फिर यहाँ से जोड़ रखा है ठीक है, इस तरह से करंट इंटर हुई। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, द डायमीटर d1 इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर, इसका डायमीटर दे रखा है 2 मिलीमीटर। द करंट डेंसिटी टू द लेफ्ट साइड इज, लेफ्ट साइड मतलब यहाँ जो करंट डेंसिटी है वो मैंने मान ली कितनी है, J1, और J1 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1.27 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये तो J1 दे रखा है, और एरिया कितना हो जाएगा A1, डायमीटर दे रखा है D1, तो एरिया हो जाएगा पाई D1 अपॉन D/2 का होल स्क्वायर ठीक है। पाई r स्क्वायर होता है, भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। अरे क्रॉस सेक्शन एरिया पाई r स्क्वायर होता है, रेडियस क्या हो गई D/2, डायमीटर बाई 2, तो D1/2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया A1 हो गया। J1 अपन को दे रखा है। तो अब ये पूछा गया व्हाट करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, यहाँ से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1 कितना होगा, फॉर्मूला पता है, I इक्वल टू क्या होता है, J इंटू ए, तो ये हो जाएगा J1 इंटू A1। J1 की वैल्यू पुट कर दो 1.27 इंटू 10⁻⁶, ये तो J1 हो गया। A1 कितना हो जाएगा, पाई इंटू D कितना है, D1 कितना है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर का मतलब 2 इंटू 10⁻³ - 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर ठीक है।
तो I1 कितना आएगा, इसको आगे सोल्व करो, 1.27 इंटू 10⁻⁶ इंटू पाई इंटू 2 से 2 कैंसिल, 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻⁶ प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, तो I1 जो आएगा वो आ जाएगा 1.27 इंटू पाई, कितने में, एम्पियर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेना। ये तो I1 आ गया। फिर ये बोला गया इफ द करंट डेंसिटी इज डबल एज इट एमर्जेस फ्रॉम द राइट साइड, यहाँ से करंट चल रही थी, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ, D2 हो गया, और यहाँ से जो करंट डेंसिटी हुई, यहाँ पे J1 थी तो यहाँ पे उसकी डबल हो गई, यानी कि मान लो यहाँ पे करंट डेंसिटी में मान लो J2 थी, तो जो J2 है वो कितनी है, 2J1 है, यानी कि फर्स्ट की जो करंट डेंसिटी उसकी क्या हो गई, डबल हो गई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द करंट डेंसिटी इज डबल एज इट इमर्जेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ से जब बाहर निकलती है तो करंट डेंसिटी जो है वो यहाँ से क्या होगी, डबल होगी, तो J2 की वैल्यू J1 से डबल होगी। ठीक है, फिर ये बोला गया है व्हाट इज डायमीटर D2, तो डायमीटर D2 क्या होगा, यानी D2 क्या होगा कि करंट डेंसिटी डबल हो जाए, कहने का मतलब ये। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें इस क्वेश्चन को करवाने का रीज़न एक और था कि मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि क्या यहाँ पे और यहाँ पे करंट डिफरेंट होगी या सेम होगी। क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है तो करंट पे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, करंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, I पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यदि क्रॉस सेक्शन एरिया कम ज़्यादा हो जाता है तो क्या करंट पे इफेक्ट पड़ता है, सोचो। यहाँ से यदि I करंट बाहर निकल रही है तो इसमें से भी I जाएगी, इसमें से भी I तो जाएगी, ऐसा थोड़ा ना ये करंट को थोड़े अपने पास रख लेगा और कम ही जाने देगा आगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। पूरे वायर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I फ्लो नहीं है, वे बैटरी जितनी देगी, तो मान लो यहाँ थोड़ी कम भी हो गई होगी तो स्टडी स्टेट में तो करंट की वैल्यू सेम ही रहेगी, जितनी अंदर जाएगी उतनी करंट बाहर निकलेगी, ऐसा ही तो होगा। यानी कि यहाँ से इतनी करंट फ्लो होगी उतनी ही यहाँ से करंट फ्लो होगी, यानी कि यहाँ I1 और I2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये मेन चीज़ थी, मैं ये चीज़ ही बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन के थ्रू कि यदि क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी भी कर जाता है तो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। अब I1 तो क्या होता है, J1A1, ठीक है, और I2 क्या हो जाएगा, J2A2 हो जाएगा। अब J1A1 J2A2, J2 की वैल्यू क्या है, 2J1, तो इसको सोल्व करने के लिए पूरी वैल्यू लिखने के बजाय पहले जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लो, J2 हो जाएगा 2J1A2, ठीक है, J1 से J1 कैंसिल, A1 तो कितना है, पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 2 ऐसे कैसे, और A2 कितना हो जाएगा, पाई इंटू D2/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या निकालना है, D2 निकालना है, निकल जाएगा, पाई से तो पाई कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, 10⁻⁶, 10⁻⁻⁶, यहाँ तो बचा 10⁻⁶, 2, यहाँ क्या बचा, D2²/4 हो जाएगा। ये 2 टाइम कैंसिल, 2 इधर ले आओ, तो यहाँ से D2 जो आएगा वो कितना आएगा, कैलकुलेशन वैसे मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, 2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, D2², तो D2 कितना आ जाएगा, √2 इंटू 10⁻³ मीटर में, और D2 कितना आ जाएगा, √2 मिलीमीटर में, यानी कि D2 कितना आ जाएगा, 1.44 मिलीमीटर में, ठीक है, और √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.14, ठीक है, 1.14, अरे √2 होता है 1.14, कई बार मैं ही बोल जाता हूँ चीज़ें, तो 1.14 मिलीमीटर, ठीक है, ये अपने पास में D2 का डायमीटर आ जाएगा। तो कंसेप्ट क्या लगा है इसमें, I1 जितनी होगी उतनी ही क्या होगी, I2 होगी, तभी क्वेश्चन सोल्व होता, नहीं तो नहीं होता, ठीक है, ये अपन को पता होना चाहिए था कि यहाँ से जितनी करंट इंटर होगी उतनी ही करंट यहाँ से बाहर निकलेगी। क्लियर, तो ये अपना एक क्वेश्चन इस पर कंप्लीट हो गया, और देखते हैं और क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं इसके ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक बोर्ड पे लिखा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ ए कॉपर वायर 1 मीटर लॉन्ग। एक मेरे पास में 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर है, समझना क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मान लो 1 मीटर लॉन्ग जो है इसकी लेंथ अपन को दे रखी है 1 मीटर, और इसके अक्रॉस अपन ने 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। इन दोनों डेटा से क्या निकाल सकते हैं, कुछ पता है, ठीक है, आगे क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले देखो इन दोनों डेटा से अपन क्या निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या, V/L यानी कि 100 न्यूटन पर कूलम, L की वैल्यू क्या है 1 मीटर, तो 100/1 कितना होगा 100, तो इंटेंसिटी आ गई, ठीक है, देखते हैं काम आएगी नहीं आएगी। कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
तो जब 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन को पता लगानी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यदि याद हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Vd, ठीक है। Vd इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला था I/NEA, था कि नहीं था, और I/A क्या होता है J, तो Vd इक्वल्स टू क्या, I इक्वल्स टू क्या होता है NEA Vd, तो Vd इक्वल्स टू होता है I/NEA यानी कि J/NE होता है। तो Vd इक्वल्स टू क्या हो जाएगा J/NE। J क्यों लिया है, क्योंकि समझना इस चीज को। फिर ये बोला गया है कंपेयर इट विद द थर्मल वेलोसिटी एट 27, ये तो बाद की बातें हैं। गिवन क्या क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, सिग्मा की वैल्यू अपन को दे रखी है। सिग्मा की वैल्यू क्या दे रखी है, सिग्मा की वैल्यू अपन को दे रखी है 5.81 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये तो अपन को सिग्मा दे रखा है। एंड नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, एन की वैल्यू दे रखी है स्मॉल एन, यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दे रखा है अपन को 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। इतने वॉल्यूम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स है, यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स है। अपन को निकालना सबसे पहले ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। देखो मैं फॉर्मूला फिर से बता देता हूँ, अपन फॉर्मूला क्या क्या काम में लेंगे यहाँ पे। इंटेंसिटी तो अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। जो जो डेटा अपने पास में थे वो सारे डेटा अपने लिख लिए। कैसे क्वेश्चन काम आएगा वो चीज़ समझना। इंटेंसिटी पता है, सिग्मा पता है, एन पता है, तीन चीज़ें पता है अपन को। एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, देखो सिग्मा और ई से क्या निकाल सकते हो, जे निकाल सकते हो क्या। फॉर्मूला होता है क्या होता है, जे इक्वल्स टू क्या होता है सिग्मा ई। सिग्मा पता है, ई पता है, तो जे निकाल सकते हैं। और देखो क्या है अपने पास एक फॉर्मूला था I इक्वल्स टू NEAVD था, और A को यदि मैं नीचे ले आऊँ तो क्या हो जाता था J इक्वल्स टू I/A इक्वल्स टू NEVD, ऐसा ही था। और J किसके इक्वल है, सिग्मा ई, तो मैं J की जगह सिग्मा ई पुट कर दूँ तो सिग्मा ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा NEVD हो जाएगा। और यहाँ से VD मुझे निकालना है तो VD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिग्मा E/NE। देखो सारी चीज़ें पता है क्या, सिग्मा पता है, E पता है, N पता है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, सारी चीज़ें अपन को पता है। तो सारी चीज़ें पता है, वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा की वैल्यू तो कितनी है 5.81 इंटू 10⁻⁷, तो सिग्मा तो हो गया 5.81 इंटू 10⁻⁷। E कितना है 100, N कितना है, N है 8.5 इंटू 10⁻28, 8.5 इंटू 10⁻28, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ये किसके अंदर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब इसको आगे सोल्व करना है, सोल्व कर लेना, सोल्व मैं नहीं कर रहा। ये मीटर पर सेकंड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। अब क्वेश्चन और देखो, कैलकुलेट द एवरेज, ये तो हो ही गया। कंपेयर इट विद द थर्मल वेलोसिटी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जब पोटेंशियल नहीं लगाया था 100 वोल्ट का, उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन अपनी थर्मल वेलोसिटी से चल रहे थे। तो थर्मल वेलोसिटी कितनी है उससे कंपेयर करो कि ये वेलोसिटी और थर्मल वेलोसिटी जो है वो कितनी आती है, ठीक है। तो थर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला 11th का टॉपिक आ गया थोड़ा सा। VRMS का एक फॉर्मूला होता है रूट में 3 kT/m, याद रखना है, ठीक है। रूट में 3 kT/m। K होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23, ठीक है, जूल पर केल्विन। याद रखना है, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। थर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, 11th का टॉपिक है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल को जब टेम्परेचर से उसकी वेलोसिटी निकाली जाती है कि उसके पास कितनी वेलोसिटी है, तो उसका फॉर्मूला होता है 3 kT/m, याद रखना है। के वहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है 1.38 इंटू 10⁻23, ठीक है। और T जो है टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 प्लस 27 कितना हो जाएगा 300 केल्विन। केल्विन में पुट करते हैं अपन। M जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करो और VRMS की वैल्यू निकाल दो, और कुछ नहीं करना। VRMS कितना हो जाएगा रूट में 3, K की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23, T की वैल्यू 300 और M की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31। ये किस में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो एक तो VRMS आ गया, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। तो मुझे करना क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और VRMS इसका रेशो निकालना है। तो अब रेशो निकल जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें रेशो निकाल लेना, वो इसका रेशो आ जाएगा। ये दोनों को अपन को क्या करना था, कंपेयर करना था।
तो ये अपना टॉपिक जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं विद क्वेश्चंस। अपन ने सारी चीज़ें इसमें देख ली है। अब आगे आज जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें फॉर्मूले ज़्यादा हैं, ठीक है, इसलिए फॉर्मूलों को याद रखना है। और अब आगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक आएंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो थोड़ा थ्योरेटिकल है, कार्बन रजिस्टर आएगा, वो भी थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो उन टॉपिक्स को और देख लेंगे। बाकी चैप्टर अपना फुल स्विंग में चल रहा है, नोट्स बनाते हुए चलो। नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने हैं, जैसे यहाँ लिख रहे हैं वैसे के वैसे नोट्स हमें बनाने हैं। तो नोट्स बनाते हुए चलो, पढ़ते हुए चलो अच्छे से। कोई डाउट हो तो पूछो, डीपीपी सॉल्व करो, शीट सॉल्व करो, और भी कोई डाउट आते हैं तो डाउट पूछ लेना। तब तक मज़े करते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।